धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे 2009-2014 में मोदी लहर के बावजूद, लेकिन 2019 में वो चुनाव इसलिए हारे थे। वो माहौल तो ऐसा दिख रहा था कि वहाँ पे संघमित्रा जीती थी, उन्हीं का टिकट काट दिया बीजेपी ने और दूसरे कैंडिडेट को लाए, दुर्विजय शाक्य को लेकर के आए। तो ऐसे में लोग तो जरूर चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जहां पर बदलाव जैसा दिखाई दे, लेकिन जब चुनाव ही पूरे जातीय और समीकरणों के आधार पर ही तय होने लगे, मुद्दे गौड़ हो जाएं, तो शायद जनता में उतना उत्साह नहीं रह जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक वजह रही। अब शिवपाल यादव को ये भय था कि अगर वो खुद ही लड़ने लगेंगे तो पहले बात तो चुनाव में फंसे रहेंगे, दूसरी बात धर्मेंद्र जी जो चाहते थे कि बदायूं से लड़ो, आजमगढ़ से लड़ा दिया गया। लोकसभा चुनाव में किस सीट पर कौन भारी रहा, किस सीट पर क्या इम्पैक्ट रहा, इस चीज़ को इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में जिस सीट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट है बदायूं लोकसभा सीट। बदायूं वो सीट जहां पर समाजवादी पार्टी ने 2 से 3 बार अपने प्रत्याशियों को बदला और लास्ट में शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटा और वहां से दुर्गुजय सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने वहां मुस्लिम खां को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा भी कुल 13 प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े थे। इन प्रत्याशियों का क्या वहां माहौल रहा, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मनीष मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ नवलकांत सिन्हा जी हैं। और शुरुआत नवल जी आपसे। नवल जी, बदायूं का माहौल सबसे पहले तो 20 सेकंड में कैसा दिख रहा था? देखिए माहौल तो ऐसा दिख रहा था कि वहाँ पे संघमित्रा जीती थी, उन्हीं का टिकट काट दिया बीजेपी ने और दूसरे कैंडिडेट को लाए, दुर्विजय शाक्य को लेकर के आए। तो लगा कि बीजेपी ने एक बड़ी बढ़िया स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ने की ठानी है और वो सीट है जहाँ पे पहले शिवपाल यादव आए और लगा कि शिवपाल यादव वहाँ से लड़ने के मूड में नहीं, बहुत दिन गए नहीं। उसके बाद पता चलता है कि जो अखिलेश यादव तमाम टिकट बदले थे उसमें ये टिकट भी बदला गया और शिवपाल सिंह के बेटे जो है आदित्य यादव यहाँ चुनाव मैदान में है। तो अब तक कहीं पार्टी ने टिकट काटा, कहीं प्रत्याशी खुद ने चुनाव लड़ना चाह रहे थे। बिल्कुल, देखिए बदायूं काफ़ी दिलचस्प रहा है चुनाव। वहाँ पे चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का ही कैंडिडेट क्यों ना हो। पिछली बार सपा और बसपा मिल करके लड़े थे तो वो स्थितियाँ दूसरी थी, लेकिन इस बार बसपा ने भी अपना मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारा मुस्लिम खां के रूप में। शिवपाल ने चूंकि मना किया कि मैं नहीं लड़ूंगा तो उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पे दावेदारी के रूप में प्रस्तुत किया, आदित्य यादव को। और भाजपा चूँकि उनकी जो सिटिंग सांसद थी वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, उनको टिकट कटना तय माना ही जा रहा था। उनकी जगह पे जो दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया, पश्चिम यूपी के ब्रज क्षेत्र के प्रभारी हैं, बरेली के रहने वाले हैं और ख़ुद वो शिक्षक हैं। एक उनकी अपनी छवि है, ठीक छवि, अच्छी छवि है। तो मुकाबला तो सबके बीच में कांटे का रहा है। मुकाबला कैसा रहा सर, ज्ञानेंद्र सर? देखिए, बिल्कुल कांटे वाला मुकाबला रहा जैसे मनीष जी कह रहे हैं। और निश्चित तौर से इस सीट पर इसलिए नज़र लगी हुई थी क्योंकि ये सीट ऐसी थी कि जहां पर धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे 2009-2014 में मोदी लहर के बावजूद, लेकिन 2019 में वो चुनाव इसलिए हारे थे क्योंकि ये गढ़ तो मानी जाती समाजवादी पार्टी की, लेकिन चाचा अखिलेश यादव के, शिवपाल सिंह यादव, एक तरीके से उन्होंने उनके चुनाव में उतरने के बाद यहाँ के समीकरण बदले और बड़े कांटेदार मुकाबले में जीत पाई संघमित्रा मौर्य। वो बीजेपी से सांसद बनी थी, लेकिन इस बार समीकरण ऐसे बदले कि संघमित्रा मौर्य, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के जो तेजाबी बयान आए और उसके बाद जो भी घटनाक्रम रहे, तो वो एक तरीके से बीजेपी ने का मन उचट गया उनकी तरफ से। अब उन्होंने एक और जातीय दांव चला जो दुर्विजय शाक्य हैं, इनके तौर पर आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं दुर्विजय शाक्य। लेकिन जो मुकाबला यहाँ पर हुआ, जैसे अभी बात हो रही थी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बदलाव किया, पहले धर्मेंद्र यादव की बात आ रही थी, फिर शिवपाल सिंह यादव आ रहे थे, फिर आखिर में फिर तय हुआ कि आदित्य यादव यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो उहापोह के हालात रहे, ये इसलिए समाजवादी पार्टी का खेमा यहाँ असमंजस के दौर से गुजरता दिखाई दिया। सपा के गढ़ में ये असमंजस क्यों? देखिए, ये जो बेल्ट है ये मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए, यादव लैंड अगर इसको हम कहें, पूरे उत्तर प्रदेश की यादव लैंड वाला इलाका है ये। इसमें संभल लोकसभा की भी एक विधानसभा गुन्नौर आती है जो प्योर, मतलब उससे बड़ी यादव लैंड आप पूरे यूपी में कहीं नहीं पाएंगे। गुन्नौर वो विधानसभा है जो बदायूं लोकसभा में आती है, संभल लोकसभा की विधानसभा है। संभल का एक वो विधानसभा है जो बदायूं लोकसभा में आती है। गुन्नौर ही तय करता है कि बसपा या सपा की जीत हार गुन्नौर से तय होती है, चाहे वो 2000 सपा का वो यादव लैंड, मैंने बताया ना, वो यादव लैंड
एक गुन्नौर, एक सहसवान, 2 सीटें बदायूं लोकसभा की ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त दिलाती हैं। जो पिछले 3-4 चुनाव का अगर हम समीक्षा करें, 9, 14, पर 19, इस बढ़त के बावजूद शिवपाल यादव क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? वो अपने बेटे को क्यों लड़ना चाहते? क्या कोई कंफ्यूजन था उसमें उनके मन में? देखिए उनका जो यादव बेल्ट में बावजूद, यादव बेल्ट होने के बावजूद वहाँ पे कुछ नाराजगियाँ, कुछ पार्टी के अंदर की राजनीति जिससे वो बचना चाह रहे थे। आप 2014 में धर्मेंद्र यादव वहाँ से चुनाव जीते थे, जैसा ज्ञानेंद्र जी बता रहे थे कि मोदी लहर के बावजूद 4,98,000 वोट पाए थे धर्मेंद्र यादव 2014 में। 2019 में वो चुनाव लड़ते हैं जब सपा और बसपा का गठबंधन होता है, सारे समीकरण उनके फेवर में होते हैं, लेकिन वो 4,92,000 वोट पे सिमट के रह जाते हैं। तो बसपा क्या का वो शिवपाल जी अपने बचने के लिए अपने बेटे को चुनाव में उतारे, या उसके लिए एक अलग उन्होंने स्ट्रेटजी कोई बना ली थी? आदित्य देखिए, अभी जो कहानी पहले ज्ञानेंद्र जी ने बताई थी, उसी कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कहानी का ये है कि जो धर्मेंद्र यादव हारे थे, तो शिवपाल यादव के बहुत सारे वोटर थे, खासतौर से यादव वोटर, उन्होंने वोट धर्मेंद्र के पक्ष में नहीं किया था। अब शिवपाल यादव को ये भय था कि अगर वो खुद ही लड़ने लगेंगे तो पहली बात तो चुनाव में फंसे रहेंगे, दूसरी बात धर्मेंद्र जी जो चाहते थे कि बदायूं से लड़े, आजमगढ़ से लड़ा दिया गया, तो उनके वोटर ये वोट देंगे कि नहीं देंगे। मतलब परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, या ऐसा कुछ? हाँ, निश्चित रूप से हर परिवार में होता है और हर जगह होता है। जो जहाँ एस्टेब्लिश होना चाहता है दूसरे को डाउन करने जाता है, और बड़ी राजनीति में बड़ा इमोशंस नहीं चलते, वहाँ पे तो सिर्फ तिकड़म चलते हैं। और इस तिकड़म में कहीं मामला फिट बैठ नहीं रहा था, और उनको लग रहा था कि मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, और एक दिमाग में कहीं हो सकता है ये भी चल रहा हो कि अखिलेश जी तो केंद्र में चले जाएंगे, तो हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष, समझ रहे हैं ना आप? तो कई भावनाएं होती हैं राजनीति में, तो ये समीकरण हो सकते हैं कि अच्छा, बसपा कितना इम्पैक्ट डाल रही है सर इस चुनाव में? बसपा क्योंकि एक तरीके से एक तरफ गठबंधन, एक तरफ भाजपा, बसपा क्या किसी का खेला बिगाड़ने के लिए यहाँ पे है, या कैसे देखते हैं? देखिए, इस बात को उससे जोड़िए कि जब मनीष जी ने कहा यादव लैंड के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यादव लैंड के तौर पर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम और यादव ये वोटर्स हैं, 4 लाख के करीब मुस्लिम है, पौने 4 लाख के आसपास ये यादव और मुस्लिम मिलाकर 50% के करीब वोटर्स हैं, और यही वो वजह है कि इसको यादव लैंड भी कहते हैं और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन जो आप मुस्लिम वोटर्स के साथ अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम खां नाम से जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, वो एक बड़ी टक्कर देते हुए इस सीट पर दिखाई दिए। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो बीजेपी के पास समीकरण मुस्लिम के अलावा, नॉन यादव के अलावा जो ओबीसी जातियां हैं, बाकी जो सवर्ण वहाँ पर वोटर्स हैं उनका, और कुछ हद तक दलित वोटर्स का, ये कम्बिनेशन पर उनका फोकस रहा है दुर्जेश शाक्य के लिए। लेकिन जो मुस्लिम खां हैं उनका भी अपना प्रभाव रहा है, इलाके के एक बड़े ऐसे नेता रहे हैं जिनका काकराला इलाके में उनका बड़ा गढ़ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या दलित और मुस्लिम वोटर्स का क्या समर्थन उनको हासिल हुआ है। हालांकि जब शिवपाल सिंह यादव नहीं लड़ रहे थे, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे, उस वक्त ये ऊहापोह चल रहा था समाजवादी पार्टी के खेमे में। लेकिन जब आदित्य यादव आ गए हैं तो शिवपाल यादव ने भी बड़ा जोर लगाया है, तो ऐसा लगता है कि शायद मुकाबला यहाँ पर बड़ा तीखा टक्कर रहेगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ मिलकर लड़े थे, तो बीजेपी की संघमित्रा मौर्य वो महज 18,454 वोटों के मार्जिन से ही चुनाव जीत सकी थी। सलीम शिरवानी ये एक बड़े नेता सपा के, और जैसे ही शिवपाल यादव का टिकट फाइनल हुआ उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एक जो मुस्लिम वोटर हैं, उसमें ये तय होना था कि कौन बीजेपी को हरा पाएगा, तो वहाँ पे पोलिंग इसी आधार पे हो रही है, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। पोलिंग का आधार क्या था सर? लेकिन मैंने बताया ना, जैसे वहाँ पे स्थानीय मुद्दे, लोकल मुद्दे तो कोई है नहीं, वोटिंग और सिर्फ पार्टी लेवल पे जो अपना उनका वोट बैंक है उनको ही रिझाने की सारी कोशिश की गई। चाहे वो सपा वाले हों चाहे भाजपा वाले हों, सब ने अपने वोटरों को, लोकल मुद्दों से किसी का कोई वास्ता नहीं रहा है। तो अपनी बेल्ट में अपने स्थानीय मुद्दों को छोड़ करके राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हुआ इस बार। पिछली बार लगभग 57% के करीब में वोटिंग हुई, इस बार लगभग 54%। ये 3% जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई, अमूमन अलग अलग जगहों पर ये ऐसा देखा जा रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज में कमी के पीछे का कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो चरण थे उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल कम रहा था, और कहीं ना कहीं एक जो निराशा दिखाई दे रही थी मतदाताओं में, जैसा अभी मनीष जी कह रहे थे, मुद्दे यहाँ पर नहीं थे, मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था। दरअसल मुद्दे तो मौलिक मुद्दे तो मौजूद ही हैं,
वो तमाम दिक्कतें हैं, बदायूं में भी वही दिक्कतें हैं, पिछड़ा हुआ इलाका, तमाम कोशिशों के बाद भी वहाँ पर अभी भी वो जो विकास की बात कही जाती है, और उत्तर प्रदेश में तो डिस्पैरिटी सीधे दिखाई देती है। आप एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश नोएडा देखेंगे और बाकी हिस्सों को देखेंगे तो ये बहुत पीछे के इलाके हैं। तो ऐसे में लोग तो जरूर चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जहाँ पर बदलाव जैसा दिखाई दे, लेकिन जब चुनाव ही पूरे जातीय और समीकरणों के आधार पर ही तय होने लगे, मुद्दे गौड़ हो जाएं, तो शायद जनता में उतना उत्साह नहीं रह जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक वजह रही मतदान कम होने की। अब आखिरी तरफ सवाल की तरफ चलते हैं, और जो इस पूरे वीडियो का मूल विषय है कि एग्जिट पोल इस सीट को कौन जीत रहा है, वो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कौन जीत रहा है सर इस सीट पर? आप किसको लग रहा है कि कौन ये सीट निकाल रहा है? देखिए, पिछली बार जब वहाँ से समाजवादी पार्टी आ रही थी, जहाँ पे वोट बैंक मुस्लिम और यादव मिला के 50% हो रहा है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी हारी थी। और ऐसी स्थिति में ये चुनाव जैसे लग रहा है कि आदित्य यादव की तरफ झुक रहा है, लेकिन जो मुस्लिम खां हैं, मुस्लिम खां को अगर वोट मिल गए तो बीजेपी का जीतना तय है, और अगर नहीं वोट मिले तो अगर मगर में नहीं सर, एक तरफ रही है। तो मुस्लिम खां को वोट मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मिलेगा, और वो जितना है वो आदित्य यादव का कटेगा। बीजेपी का पक्ष मुझे भारी लग रहा है। आपको सर कौन लग रहा है? देखिए, वहाँ की 2 विधानसभा सहसवान और गुन्नौर, ये दोनों डिसाइड करेंगी कि वहाँ पे यादव वोट और मुस्लिम वोट किधर गया है। अगर वो मुस्लिम के फेवर, मुस्लिम खां के फेवर में चला गया होगा तो समीकरण बिगड़ेंगे, अदरवाइज आदित्य यादव मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। एक जो बिसौली से विधायक हैं सपा से, आशुतोष मौर्य, जिन्होंने इस बार अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के पाले में खड़े हो गए, तो वो बिसौली, बिलसी और सदर विधानसभा, 3 विधानसभा में भाजपा अच्छा चुनाव लड़ी है, तो इनका पलड़ा 3 विधानसभा में भारी है। गुन्नौर डिसाइड करेगा कि यादव वोट किधर गया। अगर उन्होंने यादव वोट बैंक ने आदित्य का साथ दिया होगा तो आदित्य थोड़ा मार्जिन कम कर पाएंगे, अदरवाइज भाजपा की जीत मेरे को वहाँ पे निश्चित दिखती है। आपको कौन दिख रहा है सर जीतता हुआ, किसके सर पर? देखिए, गुन्नौर और सहसवान में चूंकि डीपी यादव की मुकाबला हो चुका है धर्मेंद्र यादव से, तो 2009 में मुकाबला हुआ था, हराया था धर्मेंद्र यादव ने। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि सहसवान में भी अगर यादव वोटर्स कुछ कटेंगे, और ये जो चरण रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसमें मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाता दिखाई दिया था बाकी तमाम जगहों पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुकाबला बीजेपी और आदित्य यादव के बीच में है, और फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर टक्कर बहुत ही कांटे की दिखाई दे रही है, जहाँ पर 50-50 जैसा माहौल है कि अगर थोड़ा सा अगर मगर तो चूँकि रहेगा ही कि यहाँ पर जो पलड़ा अगर भारी है तो फिलहाल समाजवादी पार्टी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि इस बार उनका पूरा कुनबा एकजुट था, और मुस्लिम वोटर्स का भी बड़ा चंक वो बीएसपी के बजाय वो कांग्रेस सपा गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। तो ये पलटा फिलहाल आदित्य यादव या समाजवादी पार्टी गठबंधन का भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि बाकी जो जातियाँ हैं वो क्या लामबंद हो पाई हैं। संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी का गठबंधन ही बढ़त लिया। प्रदेश में चुनाव हो और जातियों की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है? और बदायूं पर भी वही कहीं ना कहीं खेल है। जिस तरीके से तीनों वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि ये जो सीट है मुस्लिम वोटर किस तरफ में गया है वो काफ़ी चीज़ें तय करेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनकी तरफ मुस्लिम वोटर गया होगा तो इसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा, और अगर वो एक तरफा अगर भारत समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा तो आदित्य यादव इस सीट पर निकल सकते हैं। हालांकि पलड़ा आदित्य यादव का यहाँ से लोगों को भारी दिख रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।